नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य की इस क्लास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जितने प्रयास हुए हैं उनमें जो काल निर्धारण है एवं जो नामकरण है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने ये देखा कि काल निर्धारण का जो प्रयास है वह ग्रियर्सन से स्टार्ट होता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से स्टार्ट हुआ और बाद में परवर्ती लेखकों ने, जो भी साहित्य इतिहास के लेखक थे, लगभग सभी ने काल निर्धारण की कोशिश की और उसके बाद उसका जो साहित्य का जो है उसका विभाजन करते हुए उनके नामकरण का भी प्रयास किया। इस कड़ी में ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तदंतर बहुत सारे साहित्य इतिहास लेखक इस कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। कल हमने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पढ़ा था, जो सही अर्थों में तर्कसम्मत, वैज्ञानिक और प्रवृत्तिगत विश्लेषण के आधार पर हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास है। अब रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाकर ही उनके बाद के साहित्य इतिहास लेखकों ने भी काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, लेकिन अपने काल विभाजन में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन या नवीनता नहीं ला सके। यह रामचंद्र शुक्ल की एक ताकत थी कि लगभग उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया था और नामकरण किया गया था, लगभग वही बाद के जो आलोचक थे, बाद के जो विद्वान थे, साहित्य इतिहास लेखक थे, उन्होंने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार किया। अब रामचंद्र शुक्ल जी के बाद भी एक दो लेखक और हुए जिन्होंने लगभग उसी को आधार बनाकर अपना मत प्रस्तुत किया और मत की नवीनता के लिए थोड़ा बहुत अनावश्यक परिवर्तन उसमें जरूर किया, ताकि वह उनका जो मत है वो थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण लिए हुए हो और उन्हें अलग पहचान दिलाने में सक्षम हो। और इस कड़ी में आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें काल विभाजन इस ढंग से किया है। संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत, उसके बाद चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत, उसके बाद भक्ति काल 1300 से 1700 विक्रमी संवत, और उसके बाद रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। यह उनका काल विभाजन है। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है वो 1050 विक्रमी संवत से मानी थी, वहीं पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल तक खींच लिया है। अर्थात राम कुमार वर्मा ये मानते हैं कि अपभ्रंश रचनाओं में हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा था, इसलिए वहीं से हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु मानना चाहिए। और इस कैटेगरी को उन्होंने नाम दिया संधि का। चूंकि यह जो संधि है वो दो भाषाओं के बीच में है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की संधि है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया संधि काल और इसकी अवधि मानी 750 से 1000 विक्रमी संवत। तो अपभ्रंश रचनाओं से हिंदी की भाषा की शुरुआत मानने के कारण डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस दृष्टिकोण से थोड़े रामचंद्र शुक्ल से अलग खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि बाद का जो वर्णन है वो लगभग रामचंद्र शुक्ल से बिल्कुल एज इट इज लिया गया है। जैसे चारण काल 1050 से 1375 ईस्वी, यहाँ पर उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के बजाय, जहां रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल नाम से संबोधित किया। चूंकि इस समय चारणों द्वारा बहुसंख्यक रचनाएं हुई और इस समय अवधि में चारण ही वे एकमात्र कवि थे जिन्होंने सर्वाधिक साहित्य इस दृष्टिकोण से लिखा, इसलिए इसका नाम उन्होंने चारण काल रखा। इसके बाद जो बाकी बचे हुए भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये पूरी तरह से रामचंद्र शुक्ल के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया है और नाम भी देने की कोशिश की गई है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा नवीनता है।
नवीनता केवल इस बात में है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मध्य यदि हम तुलनात्मक विवेचन करें तो सिर्फ अंतर यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने जहां हिंदी की शुरुआत 1050 विक्रमी संवत से मानी थी, वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल से अर्थात 750 विक्रमी संवत से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। इसके अलावा प्रारंभिक जो काल था उसका नामकरण में भी कुछ नवीनता है। इन्होंने संधि काल और चारण काल कहा, वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य प्रवर्ती लेखक, साहित्य इतिहास लेखक भी आए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, धीरेन्द्र वर्मा, सुमन राजे। तो इन सभी ने अपने अपने ढंग से काल निर्धारण करने की कोशिश की है, लेकिन यह सर्वमान्य है कि रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वही सबसे ऑथेंटिकेट है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा अन्य साहित्य इतिहास लेखकों की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एक साहित्य इतिहास लेखक यहाँ पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है, जिनका कि जो आधुनिक साहित्य है उनका जो वर्गीकरण है, उनके द्वारा जो संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें थोड़ा सा हमें कुछ नया चीज देखने को मिलती है। और ये इतिहास लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार। डॉक्टर नगेंद्र कुमार ने हालांकि इतिहास लेखन का कार्य नहीं किया था, बल्कि इन्होंने इतिहास ग्रंथ को संपादित करने का प्रयास किया था, और अपने संपादन में जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ उसमें नवीनता केवल आधुनिक काल को लेकर थी। इन्होंने हालांकि आधारभूत ढांचा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल से ही प्राप्त किया था, लेकिन इनका जो वर्गीकरण है वह इस प्रकार है। इन्होंने आधुनिक काल को निम्न 4 खंडों में बांटा है। पहला है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल से की सीमा से वे आधुनिक साहित्य की शुरुआत होना स्वीकार करते हैं, और इस काल को उन्होंने एक नया नाम भारतेंदु काल भी दिया है, और इसकी जो अवधि है वो 1877 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी है। और इस काल का नाम क्या दिया है? भारतेंदु काल, क्योंकि भारतेंदु उस पुनर्जागरण काल के केंद्र बिंदु थे जिन्होंने आधुनिक साहित्य को, भारतीय जो साहित्य है उस पर केंद्रित करने की कोशिश की। इसके बाद जागरण सुधार काल, अगला जो काल था पुनर्जागरण काल से, उसका नाम क्या दिया? जागरण सुधार काल, और इसकी अवधि मानी 1900 से 1918 ईस्वी। और इस काल को भी, क्योंकि इसमें जागरण तो हुआ ही, अर्थात हम साहित्य का जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है उसके प्रति संवेदनशील तो हुए ही, इसके साथ साथ सुधारवादी प्रवृत्ति भी हमारे साहित्य में देखने को मिलती है। और इस सुधारवादी दृष्टिकोण के पीछे जिस केंद्रीय व्यक्ति का योगदान था वो डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस कालखंड का नाम द्विवेदी काल या द्विवेदी युग दिया गया। इसके बाद का जो समय है, जो कालखंड है, वह छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, और उसकी अवधि मानी गई 1918 से 1938 तक। इसमें छायावादी काव्य की प्रधानता थी, इसमें रोमानियत भरे रोमांटिक पोइट्री की प्रधानता थी, इसलिए इस कालखंड का नाम छायावादी काल दिया गया। छायावादी काल के बाद जब देश स्वराज के लिए लड़ रहा था, तो उस समय एक नई अवधारणा हमारे देश में पाश्चात्य से आई, और वो थी सर्वहारा वर्ग की, और वर्ग संघर्ष किया था। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति में काफी प्रचलित हुआ, और उस मार्क्सवादी दृष्टिकोण को राजनीति में प्रगतिवाद के नाम से अभिहित किया गया, और इस युग का नाम पड़ा छायोदोत्तर काल। और छायोदोत्तर काल में भी 2 कालखंड थे, प्रगति प्रयोग युग जो कि 1938 से, अर्थात छायावाद के तुरंत बाद से चलता है 1953 तक। इसमें 2 धाराएं हावी रही, एक तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। और उसके बाद प्रयोगवाद के बाद का जो समस्त साहित्य लेखन है उसे नवलेखन नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल निर्धारण है वह डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण के इर्द गिर्द घूमता है। हमने शुरुआत से लेकर, अर्थात जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर और
हजारी प्रसाद द्विवेदी का अध्ययन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद भी गणपति चंद्रगुप्त, धीरेन्द्र वर्मा और रसाल, सुमन राजे आदि जो साहित्य इतिहास लेखक हैं, हमने सभी का अनुशीलन किया है। लेकिन हमें जो केंद्रीय व्यवस्था है, जो केंद्रीय विभाजन है और नामकरण है, वह रामचंद्र शुक्ल का ही प्रतीत होता दिख पड़ता है। तो कुल मिलाकर यह तथ्य है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी तक जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वही सर्वमान्य है और मानक है, जिसका आज भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाता रहा। धन्यवाद।